नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। जनता परिवार ने लगाया मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। केंद्र की नीतियों के खिलाफ आज जंतर मंतर पर 6 दलों ने दिया महाधरना। संसद के दोनों सदनों में जबरन धर्मांतरण पर गतिरोध। सत्र की आखिरी बैठक कल। आर्थिक सुधारों के एजेंडे पर संकट के बादल। पंजाब में बादल सरकार के मंत्री पर इस्तीफे का दबाव। हवाला और ड्रग्स रैकेट केस में राजस्व मंत्री को ईडी का समन। विपक्षी दलों ने बीजेपी से भी मांगी सफाई। 26/11 के मास्टरमाइंड लखवी की जमानत को 5 दिन बाद भी चुनौती नहीं। पाकिस्तान सरकार को ट्रायल कोर्ट के आदेश की नहीं मिली कॉपी। और दिल्ली में आज का दिन 5 साल में सबसे सर्द 4.2 डिग्री पर पहुंचा पारा। 150 से ज्यादा ट्रेनें लेट। विमान सेवाओं पर भी कोहरे का असर। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक आज समाजवादी पार्टियों ने ताकत दिखाई। जनता दल से टूटकर बनी 6 पार्टियों ने आज दिल्ली में महाधरना दिया। एक मंच पर मौजूद तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने काले धन से लेकर धर्मांतरण तक सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। तो एनसीपी के तारिक अनवर और डीपी त्रिपाठी ने भी इन नेताओं के साथ मंच साझा किया और तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने समर्थन की चिट्ठी भेजी। कड़ाके की ठंड के बावजूद दिल्ली के जंतर मंतर पर समाजवादी पार्टियों के महाधरने ने देश की राजनीति को गरमाने की भरपूर कोशिश की। समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी समेत 6 दलों के नेताओं ने केंद्र पर हर वादे से मुकरने का आरोप लगाया और निशाने पर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो याद रखना कि धोखा दिया है ये भारतीय जनता पार्टी। हमेशा धोखा देती रही, झूठ बोलती रही, अफवाह फैलाने वाली है। अब समझ गए, अस्पष्ट हो गए। जेडीयू नेता नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी काले धन को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। नीतीश ने बाकायदे काले धन पर प्रधानमंत्री के पुराने भाषण का ऑडियो भी सुनाया। लालू प्रसाद ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि हमने अपने गिले शिकवे भुलाकर एक साथ आने का फैसला किया है। अब कह रहे हैं कि पता ही नहीं है, न हमको पता, न आपको पता, न मेरी सरकार को पता, न पिछली सरकार को पता। अगर पता ही नहीं था तो चुनाव में कहा क्यों? बोलता था लालू जी में लड़ाई, मुलायम सिंह में, नीतीश में लड़ाई। कोई लड़ाई नहीं है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। आज हम आए हैं मिलके, लिखेंगे नई कहानी और सफाई करेंगे हाथ। लेकिन सरकार जनता दल की एकजुटता को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती। सरकार का कहना है कि पहले जनता परिवार अपनी नीतियां तय करे। डिफीट के डिप्रेशन में और हार की हताशा में जिस तरह का ये जनता परिवार इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होने से पहले वो टूटने के कगार पे खड़ा हुआ है। वो दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। तो इसलिए जो है वो पहले नीतियां वो तय कर लें, सैद्धांतिक प्रतिबद्धता तय कर लें, किस मुद्दे पर वो इकट्ठा होना चाहते हैं, किस मुद्दे पर वो लड़ना चाहते हैं, उसमें खुद में कंफ्यूजन है। मुलायम सिंह यादव के घर पर पिछले कुछ महीनों में 2 बार जनता परिवार से निकली पार्टियां बैठक कर चुकी हैं। पिछली बैठक में इन दलों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता चुना था और उन्हें विलय की रूपरेखा तय करने की जिम्मेदारी भी दी थी। दरअसल लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद ये दल अब एकजुट होकर बीजेपी से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के सांसद अली अनवर साहब। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले अली अनवर साहब, सवाल ये उठता है कि आखिर क्या जरूरत पड़ रही है इस वक्त जनता दल के उन तमाम घटकों के एक बार फिर एक साथ कंधे से कंधा मिलाने की, जो कई बार टूटे अंतर्विरोध के चलते, मैं कहूं कि अलग अलग रास्ते जिन्होंने अख्तियार किए। देखिए, जरूरत देश की जो एकता है, देश की जो अखंडता है, वो आज खतरे में है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो झूठे वादे किए, सब्ज बाग दिखलाया, नौजवान, बेरोजगार नौजवानों को, किसानों को और समाज के दूसरे वर्गों को, तो अपने किए वादे से वो न सिर्फ मुकर रहे हैं, बल्कि ठीक
काम उनका उल्टी दिशा में हो रहा है। तो ये देश को एक तरह से आर्थिक रूप से बड़े जो पूंजीपति हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उनके हवाले करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा संकट है और इस संकट में अपने वादे जो किए काला धन लाने का और महंगाई कम करने का, बेरोजगारी दूर करने का जी, तो जितनी आप देख लीजिए कि 1 साल तक इन्होंने तमाम जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होता था विभिन्न विभागों में उसको बंद कर दिया है और उपाय यही निकाला है कि 60 साल कई जगह हो गया। लेकिन अली अनवर साहब, सवाल ये उठता है, अब 58 कर रहे हैं। ये जो संकट आज आप बता रहे हैं जिसके चलते जनता दल एक बार फिर से यूनाइट हो रहा है, क्या ये संकट पहली बार है? क्या इससे पहले मनमोहन सरकार, इससे पहले अटल जी की सरकार या उससे पहले की जो सरकारें रही उस वक्त ये संकट नहीं था? क्यों इसे ये ना कहा जाए कि जनता दल की जो तमाम पार्टियां हैं वो अस्तित्व को बचाने के लिए उनके पास यही एक रास्ता है? जनता कैसे समझेगी कि आप वाकई देश संकट में हैं या पार्टियां संकट में, इसलिए एकजुट जरूरी है? देखिए, पार्टियां कितनी भी एकजुट हों, जनता जब तक साथ नहीं देती है तब तक कोई बात नहीं बनती है। ये वक्त की जरूरत है, आम जनता की ये ख्वाहिश है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि जितने सेकुलर लोग हैं, जितने समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं, समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, उनका वोट बिखर गया। 69% वोट तो बीजेपी के खिलाफ ना आया है, 31% पर ये जीते हैं। तो पहले जनता दल परिवार के लोग एक होंगे, उसके बाद आप देख रहे हैं ममता जी की चिट्ठी आई, आप देख रहे हैं कि एनसीपी ने सपोर्ट किया, आप देख रहे हैं कि जनता दल परिवार के लोग एकजुट हो रहे हैं, तो वामपंथी दल भी जो कल तक अलग अलग रहते थे वो एकजुट हो रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहे हैं कि देश एक अजीब तरह के अफरा तफरी के दौर से गुजर रहा है और इस तरह के समाज को बांटने वाले, समाज में जहर घोलने वाले जो चीजें फैलाई जा रही हैं इनके नेताओं के द्वारा, तो ये सब चीज असली मुद्दा से ध्यान हटाने के लिए। लेकिन अली अनवर साहब, मैं अगर काला धन जनता नहीं ला दल पाए, के ये बेरोजगारी नहीं, जनता दल के बनने और उसके उदय की तरफ लौटूं, यानी कि 80 का दशक और 85 के बाद के साल आपने कांग्रेस के विरोध पर जनता दल पैदा हुआ, खड़ा हुआ और उसके बाद बीजेपी के साथ सत्ता का मजा भी चखा। अब उसी बीजेपी के खिलाफ उसे हटाने के लिए आप फिर एक बार एकजुट हो रहे हैं। क्या ये माना जाए कि पिछले कुछ वर्षों में ये जो चक्र है ये वापस घूम चुका है? देखिए, हम लोग उन लोगों में हैं जो कांग्रेस की भी जो तानाशाही प्रवृत्ति इंदिरा गांधी जी के समय से, जेपी आंदोलन के समय से, ये तमाम लोग जेपी आंदोलन में थे। जो लोग भी सत्ता के नशा में आते हैं और जमहूरियत को, प्रजातंत्र को कर्ब करना चाहते हैं, संकुचित करना चाहते हैं और अपनी मनमानी देश पर लादना चाहते हैं, तो उसके खिलाफ जनता समाजवादियों का के ये चरित्र में है कि वो उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देते रहे हैं। और ये बात यहीं रुकने वाली नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि जितना बड़ा खतरा है उसके हिसाब से जो भी वामपंथी हैं, जो भी गांधीवादी हैं, जो भी बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा में यकीन रखते हैं, जो लोग भी डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म, हिंदुस्तान का जो संविधान है उसमें भरोसा रखते हैं, उन सब लोगों को एकजुट होकर के इस खतरे का मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि अगर परहेज नहीं है, समाज छोटी पार्टियां हो, सांप्रदायिक माहौल खराब होगा। जी, छोटी पार्टियां हो या फिर बड़ी पार्टियां, सबका साथ लेंगे आप। अली अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए और समझाने के लिए असल में क्यों जनता दल परिवार एकजुट हो रहा है। ये थी हमारी आज की पहली खबर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। और बात कुछ और बड़ी खबरों की। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के चलते छठे दिन भी राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल सकी। विपक्ष प्रधानमंत्री के जवाब की मांग पर कायम है, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं।
मौजूदा सत्र में अब एक दिन बाकी है और सरकार के आर्थिक एजेंडे से जुड़े कई बिल लटकते दिख रहे हैं। राज्यसभा में बीते कई दिनों से यही तस्वीर नजर आ रही है। लगातार जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर विरोध कर रही विपक्षी पार्टियां सोमवार को भी अपने आक्रामक तेवर में नजर आईं। इसके साथ ही तमाम समाजवादी दलों ने काले धन की वापसी पर भी सरकार को घेरा। जो वादे सरकार ने किए थे कि काला धन वापस लाएंगे, 200 करोड़ नौजवानों को जो यंग इंडिया है उसको रोजगार देंगे। हमारी कई पार्टियां जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व। इस मामले को हमने रखा है 267 के नोटिस में कि आज की सारी कार्रवाई को, और रेजोल्यूशन 7 में है, रोक के उस पर चर्चा कराई जाए। जबरन धर्मांतरण का मुद्दा तकरीबन एक हफ्ते से राज्यसभा में छाया हुआ है। विपक्षी दल प्रधानमंत्री के बयान पर अड़े हुए हैं और सरकार भी अपनी पुरानी शर्त से टस से मस होने को तैयार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा में आए, सुने हमको क्या कहना है और देश को आश्वस्त करें। पर दुर्भाग्य की बात यह है, चर्चा से विपक्ष नहीं भाग रहा, चर्चा से सरकार और माननीय प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और किसी अन्य विषय पे वो करना चाहें तो हमने कहा हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, अभी तुरंत शुरू कर दें डिस्कशन। संसद के मौजूदा सत्र का कल आखिरी दिन है और इसकी संभावना कम है कि मंगलवार को भी कोई महत्वपूर्ण बिल पारित हो सके। इसके साथ ही आर्थिक सुधारों के एजेंडे को आगे बढ़ाने की सरकार की कोशिश भी विफल होती नजर आ रही है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। शीतकालीन सत्र में महज एक बैठक बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि झुग्गी झोपड़ी से जुड़ा संशोधन विधेयक मंगलवार को पारित करा लिया जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा में 2 बिलों को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की सहमति बनती दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर बाजार में पारदर्शिता और स्थायित्व लाने के लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अमेंडमेंट बिल और पुराने गैर जरूरी कानूनों को खत्म करने से जुड़ा निरसन और संशोधन विधेयक 2014। गौरतलब है कि इन दोनों बिलों को लोकसभा पहले ही पास कर चुकी है, लेकिन विपक्ष स्टैंडिंग कमेटी की मुहर के बिना इन्हें पारित किए जाने पर सवाल खड़े कर रहा था और इसीलिए राज्यसभा में विपक्ष की मांग के आधार पर इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने का फैसला हो सकता है। जबरन धर्मांतरण का मुद्दा राज्यसभा के साथ साथ आज लोकसभा में भी जोर शोर से उठा। विपक्ष ने इस मामले पर प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने लोकसभा में जबरन धर्मांतरण रोकने की जिम्मेदारी राज्यों पर डालने की बात कही। जबरन धर्मांतरण के मामले पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने लोकसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस मामले में दुनिया में गलत संदेश जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री खुद सफाई दें। देश विदेश में ये गलत प्रचार हो रहा है, इसको थामने के लिए, रोकने के लिए हम सब एक हैं, लेकिन आप अगर बढ़ावा दिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर तुम बाहर करते जाओ हम ऐसा बोलते जाते, ये ऐसा हो रहा है। मैं मारे जैसा करूंगा, आप रोए जैसा करो, ये नीति चल रही है। हालांकि सरकार ने कहा कि जबरन धर्मांतरण के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना गलत है। वेंकैया नायडू ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है। Party also has nothing to do with these programs. Individuals are taking the programs. If somebody violates the law, either in Uttar Pradesh or Gujarat or Kerala or Andhra Pradesh or any state, or Karnataka, any state, the law is very clear. It will take its own course. इससे पहले सुबह प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बयान देने की मांग की। शून्यकाल में भी ये मुद्दा उठा और अवरोध की वजह से कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। Indicate the purposeful movement of the Sangh Parivar organizing this type of massive conversions, forcible conversions. राज्यसभा में इस मामले पर अवरोध कायम है, लेकिन मौजूदा शीतकालीन सत्र में लोकसभा में ये पहला मौका है जब दिन में कार्यवाही 4 बार स्थगित हुई। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। संसद के बाहर भी तमाम विपक्षी दलों ने जबरन धर्मांतरण और कालेधन को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी परिवार के दलों ने जहां कालेधन को लेकर प्रदर्शन किया, वहीं टीएमसी ने शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर सरकार पर हमला बोला। फाइनेंस मिनिस्टर अपने को रिफॉर्म्स एजेंडा परसू नहीं कर सकता और वो झूठा आरोप विरोधी दल के ऊपर
दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट है। ये तो झूठा आरोप है। 3 में से किसी वादे को आज तक इन्होंने पूरा करना तो दूर, उस दिशा में कोई कदम उठाने का प्रयास नहीं किया। जम्मू कश्मीर की 87 और झारखंड की 81 सीटों पर 5 चरणों में हुए रिकॉर्ड मतदान के बाद अब सबकी निगाहें चुनाव नतीजों पर लगी हैं। मतों की गिनती कल यानी मंगलवार 23 दिसंबर को होगी। जम्मू कश्मीर में 1987 के बाद पहली बार करीब 65% वोट पड़े हैं, तो वहीं झारखंड में अब तक का सबसे ज्यादा 66% रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। और विशाल दैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। विशाल, किस तरह का मूड दिख रहा है मतगणना से पहले और क्या तैयारियां हैं वहां पर? विशाल, आप सुन पा रहे हैं? विशाल, अगर आपको आवाज मिली, जानना चाहेंगे कल मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और शुरुआती रुझान कब तक आने शुरू होंगे? बिल्कुल कविंद्र, आपकी आवाज मुझे मिल रही है और जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक कल सुबह 8 बजे मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। पहले आधे घंटे में जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी गिनती की जाएगी और ठीक 8:30 बजे जो ईवीएम मशीन हैं उनको खोला जाएगा और गिनतियां जो अलग अलग 28 केंद्र बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में। केवल 3 जिले ऐसे हैं जहां पर 1 से ज्यादा मतगणना केंद्र हैं। जो बाकी जिले हैं वहां पर 1 केंद्र रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर 28 मतगणना केंद्र हैं पूरे प्रदेश में, जहां पर सुबह 8 बजे ये कार्रवाई पूरी शुरू कर दी जाएगी। लगभग 5000 से ज्यादा कर्मी, ऐसा बताया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, कि इस पूरी जो मतगणना की जो प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से उसमें लगे रहेंगे। और पहले रुझान हालांकि 8:30 से 9 के बीच में हमको मिल जाएंगे, लेकिन अगर कहा जाए कि जो एक्चुअल रिजल्ट जिसे कहा जाए वो लगभग 11 बजे के आसपास शायद मिलना संभव हो। और 87 सीटें हैं इस विधानसभा में, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दोपहर के 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 बजते जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बन रही है या किसकी सरकार नहीं बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस अपडेट के लिए आपका। और आपको बता दें कि राज्यसभा टीवी पर आप चुनाव नतीजों को लेकर हमारी विशेष कवरेज कल सुबह 7 बजे से दिन भर देख सकते हैं। श्रीनगर, जम्मू और रांची से हमारे संवाददाता आपको पल पल की जानकारी देंगे और चुनावी रुझान और नतीजों पर स्टूडियो में हमारे खास मेहमान उनका आकलन करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये नतीजे क्यों और किस वजह से हैं। आगे बढ़ते हैं। हवाला और ड्रग्स रैकेट केस में पंजाब सरकार में राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा और कस गया है। ईडी ने मजीठिया को 26 दिसंबर से पहले हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। मजीठिया को ड्रग्स से जुड़े 6000 करोड़ रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब किया गया है। हवाला और ड्रग्स रैकेट में फंसे पंजाब सरकार के राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को ईडी का समन जारी होने के बाद से बादल सरकार पर राजनीतिक हमले तेज हो गए हैं। विपक्षी दलों ने अपने तेवर तल्ख करते हुए मजीठिया के इस्तीफे की मांग की। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी और अकाली सरकार के गठबंधन पर निशाना साध रही है, वहीं कांग्रेस की मांग है कि विशेष जांच टीम बनाई जाए। सीबीआई के बिना ये बात नहीं बनेगी। यहां हमने कहा है आप इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से टाइम बाउंड इंक्वायरी आप करवा दीजिए। सबसे बेस्ट होगा अगर बीजेपी अकाली दल से अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ले, पंजाब में दम लगेगा। उन्हीं के साथ वही लोग तो ड्रग्स का धंधा करा रहे हैं और आपने उनको सपोर्ट किया हुआ है पंजाब के अंदर। ईडी ने मजीठिया को 26 दिसंबर को 11 बजे पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के जालंधर दफ्तर में बुलाया है। पंजाब के राजस्व मंत्री मजीठिया के ऊपर ड्रग्स से जुड़े 6000 करोड़ रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से पारिवारिक रिश्ता होने की वजह से भी विपक्षी पार्टियों ने आक्रामक रुख अपना रखा है। हालांकि बादल ने मजीठिया का बचाव किया है। ਜਦੋਂ तक कोई मुलजम साबित नहीं ਹੁੰਦਾ उदों तक मुलजम गुनाहगार नहीं। ये नहीं कि वो मुजरम बन गया। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ है सैटिस्फैक्शन। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी में शामिल लोगों से पूछताछ के बाद ही वित्तीय जांच एजेंसी ईडी ने पंजाब के राजस्व मंत्री के खिलाफ समन जारी किया।
मामले का भंडाफोड़ 2013 में एक एनआरआई भारतीय अनूप सिंह कहलों से पूछताछ के दौरान हुआ था। अब मामले के सामने आने के बाद राज्य में अकाली दल और बीजेपी गठबंधन सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को जमानत मिलने के 5 दिन बाद भी पाकिस्तान सरकार हाईकोर्ट में उसे चुनौती नहीं दे पाई है। सरकारी वकील चौधरी एजाज अजहर ने बताया कि लखवी को जमानत देने वाली आतंकवाद निरोधक अदालत के फैसले की प्रति उन्हें अब तक नहीं मिली है। वकील का कहना है कि आदेश की प्रति मिलने के बाद ही अपील दायर की जा सकती है। उधर लखवी के वकील ने न्यायिक आयोग के रिकॉर्ड को सबूत का हिस्सा मानने के कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। आयोग ने भारत का दौरा कर मुंबई हमले के खिलाफ कुछ अहम सबूत जमा किए थे। दिल्ली में आज सर्दी ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पारा गिरकर 4.2 डिग्री पर पहुंच गया। कड़ाके की ठंड ने समूचे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। उधर कोहरे के चलते करीब 150 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में हफ्ते की शुरुआत रिकॉर्ड तोड़ सर्दी से हुई। राजधानी में सोमवार पिछले 5 साल में सबसे सर्द दिन रहा और पारा गिरकर 4.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। दक्षिण दिल्ली के हौज खास इलाके में बीती रात कोयले की अंगीठी जलाने के कारण 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में ठंड से जुड़ी कई घटनाओं में 4 और राजस्थान के जयपुर में 1 व्यक्ति की मौत हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। अभी जो सिचुएशन है, एक पश्चिमी विक्षोभ है पहाड़ों में, उसकी वजह से आज और कल लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होगी, खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल में। मैदानों में, पंजाब में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इस सब से कोहरा जो है वो कल थोड़ा कम होगा। शीतलहर और घने कोहरे से यातायात भी ठप हुआ। 160 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो 20 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा है। इस मुश्किल हालात ने मुसाफिरों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। मुसाफिर स्टेशन पर ही ठहरने को मजबूर हैं। धारवाड़ा से आए हुए हैं और ये महाबोधि ट्रेन है जो हमारी 10 घंटे लेट है और काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमारी ट्रेन करीबन सुबह 5 बजे पहुंचनी थी, जो कि अभी 2 बजे पहुंची है। करीबन हमारी ट्रेन 9 घंटे लेट हुई है। परेशानी बहुत हो रही है। एक तो 1 घंटा फ्लाइट डिले हो गई है। पंजाब और हरियाणा के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि जम्मू कश्मीर में कई इलाकों का तापमान अब भी 0 से नीचे है। कारगिल में तापमान -9.2 डिग्री तो लेह में -8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में सोमवार को पारा 0 से 1.3 डिग्री नीचे रहा। सुबह सुबह निकलता है वो मजबूरी के सबब निकलता है। जिसको नहीं निकलना चाहिए उसको बच्चों और बुजुर्ग के लिए ये बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह निकलना। दिल्ली के अलावा दूसरे महानगरों के तापमान की बात करें तो कोलकाता का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री, मुंबई का 20 डिग्री सेल्सियस रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं दिन भर की कुछ और बड़ी और अहम खबरों के साथ। नमस्कार। बीएसएफ ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में तकरीबन 4 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे खरकोला बॉर्डर में छानबीन के बाद ये नोट मिले। एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच की जा रही है। पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विनोद राय रेल मंत्रालय के नए सलाहकार होंगे। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। विनोद राय ने सीएजी के रूप में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन और कोल ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार को उजागर किया था। पाकिस्तान में फांसी की सजा पर रोक हटने के बाद आतंकियों को तेजी से फांसी दी जा रही है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक जल्द ही 55 और आतंकियों को फांसी की सजा दी जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या की कोशिश से जुड़े मामले में 4 दोषियों समेत अब तक 11 आतंकियों को फांसी दी जा चुकी है। आईसीसी ने भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 2015 के विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सचिन 2011 में हुए विश्व कप के भी ब्रांड एम्बेसडर थे। वर्ल्ड कप 14 फरवरी से 29 मार्च के बीच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में आज अच्छी बढ़त देखने को मिली। 30 शेयरों वाले बीएसई का सेंसेक्स 330 अंक चढ़कर 27,702 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 99 अंकों की तेजी के साथ 8,324 अंक पर बंद हुआ। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने महिलाओं से देश के विकास में आगे आने की अपील की है। उन्होंने ये बात दिल्ली में आज से शुरू हुए कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंटेरियन इंडियन रीजन के एक सेमिनार में कही। इस सेमिनार में महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी समेत कई महिला सांसदों ने भी हिस्सा लिया।